हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। और हम लोग जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में यूनिट 1 हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। यूनिट 2 में हम लोग कवर कर रहे थे सीजीएसटी एक्ट क्या होता है, एसजीएसटी एक्ट क्या होता है और डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द जीएसटी। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग जो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में बोलूंगा सप्लाई अंडर जीएसटी, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर बच्चे ही देख सकते, क्योंकि एनईपी 2020 में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जीएसटी है, इसीलिए मैं थर्ड सेमेस्टर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके सिलेबस में अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में जीएसटी है, या फिर आप एक एमकॉम स्टूडेंट हो, या फिर बीबीए या फिर अदर कोर्स में हो, तो भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, चलो। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सप्लाई अंडर जीएसटी। स्टूडेंट्स, हर एक टैक्स, जो भी टैक्स हम लोग इंडिया में कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स की कलेक्शन में एक इवेंट होता है। वो टैक्स कब कलेक्ट किया जाता है? जब एक टैक्सेबल इवेंट अकर होता है। यानी कि टैक्स तभी कलेक्ट होगा जब टैक्सेबल इवेंट, उस टैक्स के रिलेटेड टैक्सेबल इवेंट अकर होगा। ठीक है। अगर टैक्सेबल इवेंट नहीं आता है, टैक्सेबल इवेंट कभी होता ही नहीं है, तो टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते। आप कितने भी टाइप का टैक्स ले लीजिए, हर एक टैक्स की कलेक्शन में टैक्सेबल इवेंट होता ही होता है। ठीक है। अगर आप बोलोगे इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स हम लोग ले रहे, इनकम टैक्स की बात अगर हम करेंगे, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? अर्निंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? अर्निंग ऑफ इनकम। यानी कि अगर आप इनकम करते हो, एक सर्टन लिमिट से ज्यादा इनकम करते हो, तो ही आपको टैक्स देना है, वरना आपको नहीं देना है। अगर आप इनकम करते हो, एक सर्टन लेवल से ज्यादा इनकम करते हो, तभी आपको टैक्स देना है। तो अर्निंग ऑफ इनकम इज द टैक्सेबल इवेंट। चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, चाहे आप 18 प्लस हो, 18 बिलो 18 हो, तो कोई परवाह नहीं है, आपको टैक्स देना है अगर आप इंडिया में अर्निंग करते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपका कस्टम क्या है? जब आप गुड्स आइदर फॉरेन से इंपोर्ट करते हो, या तो आप फॉरेन को एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है। अगर आप इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करते हो या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका इंपोर्ट के टाइम पे, इंपोर्ट जो है वो टैक्सेबल इवेंट है, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स वो है टैक्सेबल इवेंट। सो इंपोर्ट के टाइम पे आपको टैक्स देना है, एक्सपोर्ट के टाइम पे कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपको टैक्स देना है। जैसे हमारा इससे पहले था एक्साइज ड्यूटी था ना जीएसटी आने से पहले। तो जीएसटी आने से पहले सर जो एक्साइज ड्यूटी था, उस एक्साइज ड्यूटी की केस में भी क्या था? टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो, देन यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी। सही है, बिल्कुल। सिमिलरली जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि जीएसटी बहुत सारे टैक्स को लेके बना है। आपका जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी के बदले जीएसटी लिया जाता है, वैट के बदले जीएसटी लिया जाता है, सर्विस टैक्स के बदले में जीएसटी लिया जाता है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए। राइट। तो इसीलिए जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है उसे थोड़ा सा वाइड बनाया गया है। जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है उसे थोड़ा सा वाइड बनाया गया है। टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी क्या है? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी जो है वो क्या है? सप्लाई है। सप्लाई ऑफ द गुड्स इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट जो है वो है सप्लाई ऑफ द गुड्स। ओके। अब ये सप्लाई में क्या क्या आता है, कब कब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कौन कौन से आइटम को हमें सप्लाई में नहीं लेना है, सो सप्लाई में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो सब हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है सप्लाई, ये थोड़ा सा बड़ा है। आई होप कि हम थोड़े से डिटेल में इसे कवर करेंगे। भले ही आपकी एग्जाम में शॉर्टकट में आता है, लेकिन हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट जब आप आगे जाके पढ़ाई करोगे ना इसका, तो आपको पता लगेगा कि अरे हाँ, सर ने अच्छे से पढ़ाया था, तो अब हम समझ पा रहे हैं। राइट। चलिए, सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी जो है वो है सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विस इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी।
तो सर सेक्शन 7 बोल के एक है जीएसटी एक्ट का, कौन सी जीएसटी एक्ट का सर? सीजीएसटी एक्ट 2017 का। सीजीएसटी एक्ट 2017 का एक सेक्शन है, सेक्शन 7, जो बोलता है सप्लाई। सर ये सप्लाई है क्या? देखो सप्लाई में सेक्शन 7 बोलता है कि सप्लाई में कुछ चीजें इंक्लूड है एंड सप्लाई से कुछ चीजें एक्सक्लूड है। सप्लाई में कुछ चीजें इंक्लूड है, कुछ चीजें सप्लाई के अंदर आते, कुछ चीजें सप्लाई से बाहर है। ओके, सो सप्लाई इंक्लूड्स पहले हम कवर करेंगे कि सर इंक्लूड्स में क्या क्या आता है, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई। ओके, सो सेक्शन 7 बेसिकली टेल्स अबाउट which terms or what are included under supply of the goods under supply। okay, सप्लाई कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? देखो आप जितने फॉर्म ऑफ ट्रांसफर बोल सकते हो, आप जितने फॉर्म ऑफ ट्रांसफर गुड्स के जितने टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो ना, आप चाहे सेल्स ले लो, आप चाहे एक्सचेंज ले लो, आप चाहे बार्टर ले लो, आप चाहे लाइसेंस ले लो। ओके, देखो सेल, एक्सचेंज, लाइसेंस, बार्टर, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब जीएसटी में सप्लाई के अंडर आते हैं। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मतलब देखो सर जीएसटी कब लगेगा? अगर मैं किसी को कोई चीजें बेचूंगा, सेल कर लूंगा तो ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका, उसमें सेल्स का डेफिनेशन दे रखा है। सेल मैंने किसी को किया तो जीएसटी लगेगा। सर अगर मैंने सेल नहीं किया है, अगर मैंने एक्सचेंज किया है, सपोज मैंने एक लैपटॉप एक्सचेंज किया, बदले में एक और लैपटॉप ले लिया, या फिर एक मेरा आईफोन था वो मैंने एक्सचेंज किया, बदले में एक और आईफोन ले लिया, तो यहां पे भी उसे भी सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अगर मैंने बार्टर किया है, मैंने कोई और कोई गुड्स या फिर अदर कोई कमोडिटी मैंने दिया, बदले में मुझे जो कमोडिटी चाहिए वो मैंने ले लिया, तो उसे बोलेंगे बार्टर, वो भी आएगा। सर लाइसेंस वगैरह वो भी आपका आएगा सेल्स में, मतलब सप्लाई में। रेंटल, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का किसी को रेंट पे दिया है, रेंटल वगैरह हुआ है, तो उस केस में भी आएगा। लीज में अगर आपने दिया है वो भी सप्लाई में आएगा। डिस्पोजल, अगर किसी एसेट को आपने डिस्पोज कर लिया, नष्ट कर लिया किसी एसेट को, तो वो भी आपकी सप्लाई में आएगा। So supply includes all form of supply। all form of supply का मतलब क्या है? सेल, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, बार्टर, ये सब कुछ आएगा। ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। क्या लाइन है सर? देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बेसिकली बोलता है कि सर सप्लाई जो है, सप्लाई में क्या क्या चीज आएगा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई लाइक सेल, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, ये सब आएगा। बट उसका जो मेन कंडीशन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली आप सेल करिए, एक्सचेंज करिए, लाइसेंस, डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट फॉर ए कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन होना चाहिए, रिटर्न में आपको कुछ मिलना चाहिए, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, वो आपकी बिजनेस की कोर्स में होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए और इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। सर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी टू कैरी ऑन ए रेगुलर बिजनेस। ओके, एनी एक्टिविटी टू कैरी योर रेगुलर बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है आप वो कुछ भी काम करिए जो कि आप रेगुलर बिजनेस को कैरी करने के लिए करते हो। सपोज मेरा एक बाइक का शोरूम है, मेरे एक बाइक का शोरूम है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं? बाइक बेच रहा हूं। वहां पे कोई एक आया पर्सन, उसने अपना एक पुराना बाइक दिया और बदले में मुझे कुछ कैश देके एक नया बाइक लेके चला गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया? बाइक का सेल किया या फिर बाइक का एक्सचेंज किया है। अगर ये मेरा रेगुलर काम है तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखो अगर एक बाइक का शोरूम है मेरा, कोई पर्सन आया 2 लाख का बाइक, मतलब एक पुराना बाइक लेके आया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा था, 2 लाख का बाइक, उसने बोला कि भाई मुझे ये एक्सचेंज करना है, बदले में एक छोटा सा बाइक, कम अमाउंट वाला बाइक लेके चला गया। तो उस केस में क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। उसने अपना पुराना बाइक दिया, बदले में मुझसे नया बाइक लेके चला गया, इसे हम एक्सचेंज बोलेंगे।
ये जीएसटी में आएगा और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, बाइक बेचना मेरा बिजनेस है। अगर मैं कोई बार्टर कर रहा हूँ या फिर मैं कोई रेंट पे बाइक दे रहा हूँ तो इट्स माई बिजनेस, तो इसीलिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल बाइक है, ठीक है, मेरा एक पर्सनल बाइक है, वो मैंने OLX में डाला कि अब भाई पुराना बहुत हो चुका है बाइक चला के, अब मैं कार खरीदूंगा और जो पुराना बाइक है वो बेच दूंगा। तो पुराना बाइक मैंने OLX में डाल दिया ऐड कि मेरा बाइक मैं बेचना चाहता हूँ, 50,000 रुपये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो OLX में किसी यूजर ने देखा, बायर ने देखा, उससे अच्छा लगा मेरा बाइक और वो मेरे घर पे आ गया कि सर आपने बोला था बाइक बेचेंगे, मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। मैंने उसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स दे दिया, ठीक है, और बाइक की चाबी हैंड ओवर कर दिया और उससे मैंने कैश रिसीव कर लिया। यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। देखो मैंने अपना बाइक बेचा है, 50,000 में मैंने बेचा है। सेम वाला केस पहले वाले केस में भी था कि मैंने 50,000 की एक बाइक बेचा है, पुराना बाइक था, 50,000 में बेचा है, या फिर मैंने बाइक एक्सचेंज किया है, ठीक है। एक जो शोरूम ओनर है ना, जो बाइक का, जिसके पास बाइक का शोरूम है, अगर वो बाइक बेचता है तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये उसका रेगुलर बिजनेस है। लेकिन अगर मेरे बात किया जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बाइक बेच रहा हूं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 50,000 रुपए, और ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, मैं सेकेंड हैंड बाइक बेच रहा हूं उसे। और उस केस में क्या कर रहा हूं, देखो ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, मैं एक बार बेचूंगा उसके बाद मेरे पास तो लगातार बाइक नहीं है ना, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं एक ही बार अपना बाइक बेच रहा हूं। तो यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस के कोर्स में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? इट मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सपोज आप लोग फ्रैंचाइजी बेच रहे हो, आपका बाइक आप नॉर्मली बाइक बेचते हो, बाइक बेचना आपका बिजनेस है। जैसे चाय सुट्टा बार एक है, चाय सुट्टा बार क्या करता था, पहले खुद का चाय बेचता था, खुद अपने आउटलेट में चाय बेचता था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, अपनी फ्रैंचाइजी बेचना स्टार्ट किया। जैसे मारुति इंडिया में अपनी बाइक मतलब कार बेचता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रैंचाइजी भी बेचता है, और ये फ्रैंचाइजी बेचने पर भी जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। इस केस में भी आपका जीएसटी आएगा। या फिर आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो, आप अपने बाइक बेचने के लिए किसी को लाइसेंस वगैरह दे रहे हो, किसी को फ्रैंचाइजी वगैरह दे रहे हो, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। सो सप्लाई इंक्लूड्स all the form of supply such as sale, exchange, barter, license, rental, lease, disposal of goods or services for a consideration in the course of action or in the course or furtherance of the business, in the course or furtherance of the business। लेकिन सबसे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लो, एक तो कंसिडरेशन सर होना चाहिए, दूसरा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब बदले में आपको कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। हम सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट हमको आराम से समझने में इजी होगा। चलो देख लेते हैं, सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। सेल इज ए लॉफुल परमानेंट एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर मनी कंसिडरेशन अंडर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट such that no rights are left behind with the transferor। सेल का मतलब क्या है सर? सेल का मतलब बहुत ही सिंपल है, एक लॉफुल परमानेंट एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। सेल इज ए लॉफुल परमानेंट एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर मनी और अदर कंसिडरेशन अंडर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच दैट नो राइट्स आर लेफ्ट बिहाइंड विद द ट्रांसफरर। जो सेल में बेचता है ना, जो सेलर होता है, ये एक एब्सोल्यूट कंसिडरेशन के साथ राइट को पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जाता है बायर के पास, जिसके बाद ट्रांसफरर यानी कि सेलर के पास कोई भी राइट नहीं बचता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक अगर हम बात करें, मिस्टर राम सोल्ड एलईडी टीवी वर्थ ₹25,000 टू मिस्टर हरि। दिस इज ए केस वेयर ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन। हरि ने 25,000 रुपए दिया और राम ने क्या किया है, उसे एक एलईडी टीवी सोल्ड किया है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, यहाँ पे हरि का जो राम का बिजनेस है एलईडी टीवी सोल्ड करना, और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो चुका है जहाँ पे ओनरशिप हरि के पास जा चुका है। दिस इज ए केस ऑफ सेल, सो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। तो ये है सेल, जब आप किसी को कुछ गुड्स बेचते हो और ओनरशिप ट्रांसफर कर लेते हो, तो उस केस में भी क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा।
उसके बाद है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब सर क्या है, देखो ट्रांसफर का मतलब सर क्या है, ट्रांसफर इज ए केस वेयर द पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बट द ओनरशिप रिमेन्स विद द ट्रांसफर। ट्रांसफर एक ऐसा केस है जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, जहां पे सिर्फ पोजेशन ऑफ द गुड्स, फिजिकल जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफरी को सिर्फ गुड्स मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलता है। ओनरशिप जो होता है वो ट्रांसफरर के पास ही, ओनरशिप राइट जो होता है वो ट्रांसफरर के पास ही होता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल अगर मैं लूं, ए कंपनी ट्रांसफर्स गुड्स from its factory to depot for the sale purpose. This is a case of transfer where the possession of the goods is transferred but the ownership of the goods is not transferred. Okay, देखो क्या है कि अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में भी उसे ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा, उससे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सपोज कोई कंपनी अपने डिपो के लिए, कोई कंपनी अपने फैक्ट्री से अपनी जो सेल्स डिपो है वहां तक सामान अगर सप्लाई करता है, सामान अगर ट्रांसफर करता है, तो उसे ट्रांसफर बोला जाएगा क्योंकि फिजिकली गुड ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पे जो ओनरशिप है वो स्टिल कंपनी के पास ही है। ओके, दिस इज ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल फॉर जीएसटी। ये भी क्या होगा, जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाटर। बाटर सर क्या है, बाटर इज वेयर द कंसीडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो बाटर का मतलब आप सबको पता है कि आपने कोई कमोडिटी दिया, आपने कोई सामान दिया, बदले में आपको सामान मिला है। ठीक है, सो बाटर इज ए केस, बाटर इज वेयर द कंसीडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट इज नॉट इन मनी फॉर ए सेल और ट्रांसफर। बाटर इज ऑलवेज इन्वॉल्व ऑफ टू सप्लाई। देखो बाटर में दो सप्लाई होता है। जब हम सेल करते हैं ना, बहुत ही सिंपल है कि आपने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने आपको सामान दिया, तो जीएसटी दुकानदार लगा लेगा, जो सेलर है वो जीएसटी लगाएगा और आपको नेट अमाउंट, जो नेट जीएसटी है वो विद जीएसटी आपको अमाउंट पे कर रहे हैं और आपको सामान मिल जाएगा। सपोज ये होगा कि केस आपने एक आईफोन दिया दुकानदार को और बदले में उसने आपको एक लैपटॉप बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सप्लाईज है। ओके, मतलब बायर भी एक सप्लाई कर रहा है और सेलर भी एक सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सर जीएसटी किससे एप्लीकेबल होगा, जो जीएसटी में रजिस्टर होगा। सपोज सेलर का ये रेगुलर बिजनेस है, मैं एप्पल के शोरूम में गया, अपना आईफोन 16 दे दिया, बदले में एक आईफोन, पुराना वाला आईफोन 16 था और आईफोन 16 मैंने दिया और मुझे लगा कि आईफोन 15 छोटा सा लेना चाहिए, आईफोन 15 ले लिया। ठीक है, या फिर मैंने एक आईफोन दिया, बदले में एक दुकान को गया, मैं एक मोबाइल शॉप में गया और एक आईफोन दिया मैंने और बदले में एक OnePlus का मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो इस केस में मैंने मोबाइल बेचा, मतलब मोबाइल एक्सचेंज किया है मैंने। उस केस में क्या होगा, देखो दोनों को जीएसटी देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है तो मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो दुकानदार है उसे ही जीएसटी देना है। ओके, देखो मिस्टर राम इज ए सीए हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विसेज टू मिस्टर लक्ष्मण हु बाय प्रोफेशन इज ए डॉक्टर। ठीक है, सो मिस्टर राम जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके, जिन्होंने कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया मिस्टर लक्ष्मण को, जो कि एक बिजनेसमैन है और जो कि एक डॉक्टर है। इन रिटर्न मिस्टर लक्ष्मण प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू मदर ऑफ मिस्टर राम। वाह क्या सर्विस है। देखो एक सीए है, एक डॉक्टर है। सीए ने कुछ फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विसेज, रिटर्न फाइलिंग वगैरह सपोज कर लिया और या फिर टैक्स ऑडिट वगैरह कर लिया एक डॉक्टर का। बदले में डॉक्टर ने क्या किया, फ्री में ट्रीटमेंट कर लिया मिस्टर लक्ष्मण की माता जी का। ठीक है, अब इन दोनों ने सप्लाई किया है सर्विस। दिस इज ए केस ऑफ बाटर एंड बोथ राम एंड लक्ष्मण आर लायबल फॉर जीएसटी फॉर देयर सर्विसेज। यहाँ पे दोनों को जीएसटी देना है, मतलब सीए को भी जीएसटी देना है, मिस्टर राम को भी जीएसटी देना है। ओके, उसके बाद चलते हैं लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब सर क्या है, देखो सॉरी उसके बाद चलते हैं एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप कोई पुराना सामान देते हो और उसके साथ साथ कुछ कैश भी देते हो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सामान ही रहता है, मतलब मनी एंड उसके साथ आप कुछ कमोडिटी देते हो। सो कंसिडरेशन इज इन काइंड एज वेल एज इन मनी। ओके, द एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग इन रिटर्न ऑफ अनदर। आपने कोई चीज दिया, बदले में आपको और कोई चीज मिला, तो उसे बोलते हैं हम एक्सचेंज। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, मिस्टर हरी सोल्ड ए मोबाइल फोन वर्थ ₹1,50,000 टू मिस सोना फॉर 90,000 इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन। दिस इज ए केस ऑफ एक्सचेंज। ये एक एक्सचेंज का केस है कि आपने 90,000 में बेचा मोबाइल, मिस्टर हरी ने 1.5 लाख का फोन बेचा।
90,000 कैश ले लिया और बदले में एक ओल्ड फोन भी उसने रख लिया, तो 1.5 लाख का जो कंसिडरेशन है, 1.5 लाख की फोन की जो कंसिडरेशन है, वो मोबाइल का जो कंसिडरेशन है, जो पुराना वाला मोबाइल है वो, एंड 90,000, ये दोनों कंसिडरेशन में आएंगे। ठीक है। लाइसेंस की अगर मैं बात करूं, लाइसेंस क्या है? टू गिव द परमिशन टू एंटर और यूज द प्रॉपर्टी और परमिशन टू एक्ट। या तो गवर्नमेंट नॉर्मली लाइसेंस आपको देता है, लाइसेंस मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है। ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आपको लाइसेंस मिला है, राइट्स मिला है या फिर परमिशन मिला है, तो उसे हम बोलेंगे लाइसेंस। ओके। कोई काम करने के लिए, जैसे शराब बेचने के लिए, दारू बेचने के लिए इंडिया में आपको लिकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आपको टैली यूज करना, आपको पता है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी जो ऐप्स वगैरह यूज कर रहा हूँ अपने वीडियो क्लासेस के लिए, उस केस में भी मुझे कुछ ऐप के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या होगा? लाइसेंस एक इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, किसी एक्ट के लिए भी हो सकता है। ये भी आपके क्या होगा? जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके।